अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद, सुबह बखैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद यासर। प्रोग्राम में नाज़रीन मुख्तलिफ मसाइल पर गुफ्तगू होती है, मुख्तलिफ मामलात पर बात करते हैं। अवामी नौइयत के मामलात और मसाइल के ऊपर कोशिश ये की जाती है प्रोग्राम में ज़्यादा से ज़्यादा गुफ्तगू की जा सके। बहुत सारे सवालात और पैगामात मौसूल हुए गुज़िश्ता रोज़ भी, और हमारी हमेशा से कोशिश ये होती है कि देखने वाले जितने भी पैगामात भेजते हैं उसको प्रोग्राम का ज़रूर हिस्सा बनाया जाए। देखने वाले बहुत ज़्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं सियासी मामलात के ऊपर। सियासत के हवाले से जो बात की जा रही है वो सुनना चाहते हैं और तमाम चीज़ों का जायज़ा भी यकीनन ले रहे होंगे। दावे होते रहे, माजी में भी दावे किए जाते रहे, जितनी भी हुकूमतें आती रहीं और जाती रहीं, सब ये दावा करते रहे कि मईशत को बेहतर बना सकते हैं, अवामी मसाइल को हल कर सकते हैं, और वो दावे महज दावे ही साबित हुए। ऐसा ही कुछ हुआ जब पिछली हुकूमत गई, बुलंद बांग दावे उन्होंने भी किए, लोगों को ना सिर्फ ख्वाब दिखाए बल्कि उसकी ताबीर भी दिखाना शुरू कर दी, और लोगों को यकीन हो चला कि शायद कहीं ना कहीं ये वो हुकूमत है जो अवामी मसाइल को हल कर सकती है, और नतीजा उसके बिल्कुल बरक्स रहा। बहरहाल अदालती फैसला गुज़िश्ता रोज़ जो आया है, जो बज़ाहिर लगता ऐसा है कि उनके हक में गया है, बहुत ज़्यादा खुशियाँ मनाई जा रही हैं। सोशल मीडिया के ऊपर पैगामात देख रहा हूँ, मैं जायज़ा भी ले रहा हूँ और हम तक पैगामात पहुँचाए भी जाते हैं। बहरहाल अब ये एक हमारी रिवायत रही है, शायद हम वो लोग नहीं हैं जिनमें सब्र हो, बर्दाश्त हो, या हम मामला फ़हम हो, या हमारा ताल्लुक़ किसी भी सियासी जमात से हो, किसी भी सियासी जमात के फॉलोअर हों, कोई भी शख्स मामलात को समझने के लिए तैयार नहीं है। और बार बार गुजारिश की जाती है, इस प्रोग्राम का मकसद भी यही है कि लोगों तक आगाही पहुंचाई जाए और सही बात पहुंचाई जाए। बहरहाल अब देखना यह कि सियासी मामलात किस तरफ जाते हैं। मैं देख रहा था, इत्तेफाक हुआ, मैं टीवी देखने का मौका कम मिलता है, लेकिन एक चैनल नज़र से गुजरा जो सबका हुकूमत की तारीफ़ों में ज़मीन और आसमान के कलाबे मिला रहा है, सुबह से लेकर शाम तक। बड़ी हैरानी होती है, बड़ा ताज्जुब होता है देख के कि मीडिया पे एक मखसूस चैनल इस तरह के प्रोग्राम्स चला रहा है, और इस हद तक चलाए जा रहे हैं कि बज़ाहिर लगता है ऐसा वो किसी ख़ास पॉलिटिकल पार्टी की नुमाइंदगी कर रहा है। तो बहरहाल आवाम सच जानते हैं। गुजारिश ये है कि ये तमाम चीज़ें आप करते रहिए, ज़रूर कीजिए। इससे मीडिया की क्रेडिबिलिटी के ऊपर सवाल तो पहले ही उठ रहा था, लेकिन अब इस तरह के अगर प्रोग्राम, ये खबरें अगर चलाई जाएंगी तो फिर लोग सोचने पे मजबूर होंगे यकीनन कि मीडिया पे कही गई बात किस हद तक दुरुस्त है। क्या ऐसी बातों के ऊपर यकीन करना चाहिए, या मीडिया जो खबरें लोगों तक पहुंचा रहा है क्या वो बातें सही हैं या नहीं। इन तमाम चीज़ों के ऊपर फिर सवालात उठना शुरू हो जाएंगे। बहरहाल मैं इससे ज़्यादा और इसके ऊपर कुछ नहीं कहना चाहता। यकीनन जो बात मेरी समझ रहे होंगे वो यकीनन मेरी बात से कहीं ना कहीं इत्तेफाक ज़रूर करेंगे। बहुत सारे सियासी मामलात के ऊपर आज भी गुफ्तगू की जाएगी यकीनन प्रोग्राम में। बहुत सारे सियासी मामलात हैं जिसके ऊपर बात करनी ज़रूरी भी है, बिलखुसूस जो शहर कराची के हवाले से और यहाँ की जो सियासत के हवाले से मसाइल दरपेश हैं, इसके ऊपर बात करना ज़रूरी है। तो बहुत सारे मामलात ऐसे हैं आज जो कोशिश करेंगे अपने प्रोग्राम में जिसके ऊपर गुफ्तगू की जाए। बड़े ख़ास मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमा है। मोअज़्ज़ज़ मेहमान को पहले खुशामदीद कहूँगा और उसके बाद फिर हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। सबसे पहले जो आज हमारे मेहमान हैं, फ़याज़ खान साहब, पाक सरज़मीन पार्टी से आपका ताल्लुक़ है, उन्हें मैं खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया फ़याज़ प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। फ़याज़ साहब, गो कि आप खुद एक सियासी वर्कर हैं, एक सियासी जमात की नुमाइंदगी कर रहे हैं। ये जो कुछ हो रहा है आपके सामने, यकीनन आप भी जायज़ा ले रहे हैं।
ये एक हमारी रिवायत रही है कि फ़ैसले जब हमारे हक़ में आते हैं तो हमारे लिए सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं, हमारे लिए सारा निज़ाम भी ठीक हो जाता है, हमारे लिए तमाम जो हमारे ख़िलाफ़ जिन्हें हम समझते थे वो सारे लोग ठीक हो जाते हैं। लेकिन जब यही फ़ैसला हमारे ख़िलाफ़ आए तो ना जाने क्या कुछ कहा जाता है, और सोशल मीडिया पे जो कुछ कहा जाता है वो लफ्ज़ मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता। फरमाइएगा, बहैसियत सियासी वर्कर क्या समझते हैं कि ये होना चाहिए ये सब कुछ? क्या हमारे अंदर बर्दाश्त हमें पैदा कर लेनी चाहिए? क्या सियासी लीडरान की ज़िम्मेदारी है कि अपने कारकुनान को, अपने लोगों को या पूरी कौम को डायरेक्शन दें, उनकी तर्जुमानी करें, उनकी रहनुमाई करें? आप क्या राय रखते हैं? अपनी राय का इज़हार कीजिए। बिस्मिल्लाह। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए हैं, जो तमाम जहानों का पालने वाला है, जो तमाम जहानों का परवरदिगार है। ए अल्लाह, बेशुमार रहमतें, बेशुमार बरकतें, बेशुमार सलामतियाँ नाज़िल फरमाइए इमामुल अंबिया रहमतुल लिल आलमीन, हम मुसलमानों के सरदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आले पाक पर। यासिर भाई, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आप अपने प्रोग्राम में मुझे बुलाते हैं और मुझे ख़यालात का इज़हार करने का मौका देते हैं। यासिर भाई, लीडर जो होता है वो आने वाली नस्लों के लिए सोचता है। बहुत खूब, ऐसा ही है। हमारे यहाँ बदकिस्मती ये है कि हमारी जितनी भी इस टाइम कौमी सतह की लीडरशिप है, मेरे नज़दीक एक सियासी कारकुन के उनमें इखलाकियात का फुकदान है। कहत है। कहत है, फुकदान क्या है, कहत है, बिल्कुल तो सही। बहुत छोटा लफ्ज़ है। आप इनकी तकरीरें सुने, ये अपने ज़ाती मफादात के लिए मुल्क के हसास और मोअज़्ज़ज़ अदारों को भी अपने मफादात के लिए इस्तेमाल करने को किसी भी सूरत में ना कोई मौका इनके हाथ आ जाए तो ये जाने नहीं देते जी। अच्छा, मज़े की बात ये देखें कि जो अब हालात चल रहे हैं, अब जो हमारी फ़ौज है, जो हमारी अदलिया है, हर साइड की पार्टी, चाहे वो अपोजिशन में हो या हुकूमत में हो जी, वो बराह रास्त निशाना बना रहे हैं हमारी जो हसास इदारे हैं और जो हमारी अदलिया है, उनकी किरदार कशी की जा रही है और खुल के की जा रही है। पहले तो ये होता था कि बंद लफ्ज़ों में कोई इस्टेब्लिशमेंट का नाम आ जाता था तो लोग होता था, अब तो वो खुल के नाम ले के ये बातें कर रहे हैं। अच्छा, अब देखना ये पड़ेगा कि इस 13.5 साल में ये जो जमहूरियत के नाम पे ये चंद ख़ानदानों की हुक्मरानी है हमारे मुल्क में, इसने मुल्क को क्या दिया? बहुत खूब। अब 13.5 सालों में हमारा मुल्क कहाँ था? आप एक डिक्टेटर से शुरू करते हैं, जब परवेज़ मुशर्रफ डिक्टेट कर रहे थे, यानी कि इस मुल्क में हुकूमत कर रहे थे, वो मुल्क को कहाँ छोड़ के गए और फिर जमहूरी ताकतों ने, कुव्वतों ने मुल्क को कहाँ पहुँचाया? बिल्कुल ठीक है। तो आज आपके सामने हालात हैं कि ये जमहूरी जमातें आई, सबसे पहले पीपल्स पार्टी आई, फिर नून लीग आई, फिर पीटीआई आई, और तीनों के मुख्तलिफ नज़रियात हैं जी, यानी कि मुख्तलिफ नारों से आए। तो इसमें इन्होंने जब चाहा, जिस तरह चाहा, अवाम पे बोझ डाला, टैक्सों की मद में, महंगाई की सूरत में। अब अवाम, एक आम आदमी से लेकर एक अमीर आदमी तक इस मुल्क में टैक्स किसी न किसी सूरत में दे रहा है। बिल्कुल सही। अब हुकूमत उस आम शहरी को क्या दे रही है? पानी आपके कराची में लोग खरीद के पी रहे हैं, अरबों रुपए, 1200 अरब रुपए का पीपल्स पार्टी का सालाना बजट है जी, और सैकड़ों अरब रुपए का इस कराची शहर में पानी बिकता है और लोग खरीदते हैं। ऐसा ही मजबूर है। हम अपनी कैलकुलेशन कर रहे थे उस दिन बैठे हुए, तो ये बात आई कि एक हमारे यहाँ एक छोटी सी आबादी है जिसमें 6,500 घर पर मुश्तमिल है। तो मैं हैरान हुआ जब मैंने उनसे पूछा कि आप महीने का कितना पानी लेते हैं, तो उसने बोला फयाज भी 10 से 15,000 रुपये का नॉर्मल फैमिली है हमारी, हमें पानी खरीद के इस्तेमाल करना पड़ता है। मैंने बोला कितने घर हैं? बोला 6.5। तो ये जब हमने एस्टिमेट लगाया तो 8 करोड़ रुपए सिर्फ 6,500 घर, तो सैकड़ों अरब रुपए का पानी का बिजनेस है। बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा, इलाज हुकूमत आपको दे नहीं रही, नहीं दे सकती। अच्छा, जो सरकारी अस्पताल हैं उसमें अगर
ऑपरेशन भी किसी गरीब को करवाना है तो वो भी 2-2 महीने 3-3 महीने की तारीख दी जाती है कि वो अपनी बुकिंग डायरेक्ट कब्रिस्तान में करवा ले, ऐसा ही है। इलाज नहीं होगा। तालीम का मेयार आपके सामने है कि एक आम आदमी, गरीब आदमी भी मजबूर है कि वो सरकारी स्कूल में बच्चे को भेज नहीं सकता। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसमें अवाम का क्या कसूर है? अवाम टैक्स भी दे रही है, अवाम आपकी महंगाई का बोझ भी बर्दाश्त कर रही है, अवाम जैसे आजकल हालात आपके सामने, लाकानूनियत है, स्ट्रीट क्राइम्स है, उसको भी फेस कर रही है। अवाम जहनी इंतशार में मुब्तला है। अब हमारे यहाँ देखा ये जा रहा है, उस दिन भी बात हो रही थी हमारी कि इमरान खान साहब के जलसे में लोग बहुत आ रहे हैं। तो भाई कितने लोग आ रहे हैं? 20,000 आ रहे हैं, 50,000 आ रहे हैं, बिल्कुल 1 लाख आ रहे हैं। भाई 10 लाख की आबादी, बाकी 9 लाख लोगों के बारे में आपकी क्या राय है? बिल्कुल ठीक। उसके बारे में कौन बात करेगा? वो क्यों नहीं आ रहे जी? अगर कौम अच्छा भाई आप 20 लाख का मार्च लेकर आ रहे हैं तो ये मुल्क 20 लाख लोगों का तो नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। ये मुल्क तो 22 करोड़ लोगों का बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही। तो मैं हैरान हो जाता हूँ लोगों के सवाल पर और फिर जो आगे तावीलें पेश करते हैं। मैंने बोला भाई बात यह है कि इमरान खान जब आए, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बने, तो उनकी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस मैं देख रहा था, जब खिताब किया उन्होंने दिमाग दिखाए थे 2 बच्चों के। जी जी बिल्कुल मुझे याद है, बहुत अच्छी बात आपने। एक दिमाग बताया कि जी इसकी ग्रोथ ऐसी हो रही है और इसको खुराक ना मिलने की, मेलन्यूट्रिशन की वजह से बिल्कुल ऐसा ही। तो मैं जब पीटीआई के कारकुनों को देखता हूँ तो मुझे वो छोटे दिमाग याद आ जाते हैं कि जो इमरान खान ने पहले ही बता दिए थे कि भाई आप किस बुनियाद पे सपोर्ट कर रहे हैं। हमारी भी जब ये हालात हुई तो हमारी मुस्तफ़ा कमाल भाई ने मीटिंग बुलाई सेंट्रल कैबिनेट की, तो मशावरत हुई, तो वो हमें कोई एक ऐसी चीज़ नहीं मिली उसमें हमारी पार्टी के यानी कि मरकजी रहनुमाओं को कि वो किस बात पे इमरान खान की हमायत करें। बिल्कुल ऐसा। उनके कोलो फाइल के अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि वो उस पर हमायत की जा सके। मिसाल के तौर पे जो वो जिस बयानी के साथ आए कि नया पाकिस्तान देंगे, महंगाई को कंट्रोल करेंगे, सादगी लेकर आएंगे, यूनिवर्सिटियां बनाएंगे, गवर्न, तो वो क्या वजूहात थी कि अब इस्टेब्लिशमेंट जब भी हुकूमतें जब गिरने की तरफ आती हैं तो वो सारा मलबा हमारी इस्टेब्लिशमेंट पर डाल दिया जाता है। भाई इस्टेब्लिशमेंट ने आपको बोला है कि आप मुआशी हालात मुल्क के बेहतर नहीं करें। एस्टेब्लिशमेंट ने मना किया कि आप कचरा नहीं उठाएं। एस्टेब्लिशमेंट ने आपको मना किया कि आप लोगों को बुनियादी हकूक, जो काम आपके करने वाले हैं वो आप कर नहीं रहे और सारा मलबा अपनी नाअहलियों का एस्टेब्लिशमेंट में डाल दिया जाता है। इख्तिलाफ इसी बात पर, आपकी बात से मैं किसी हद तक ज़रूर जो है इत्तेफाक करता हूँ, क्योंकि आपने जैसे भी बात की ना कि वो एक्सरेस 2 दिखाए गए थे पहली स्पीच के अंदर, मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ था और बहुत ज़्यादा पुरुमीद था कि ये एक ऐसा मौजू था, एक ऐसा टॉपिक था, एक ऐसा मसला जिसके ऊपर आज से पहले कभी किसी ने बात नहीं की। मगर यासिर भाई मेरी कौन सी ऐसी बात है जिसमें आप इख्तिलाफ करेंगे? नहीं, किसी हद तक या तो मुकम्मल इत्तेफाक करें या तो मुकम्मल इख्तिलाफ करें। मुकम्मल इत्तेफाक इसलिए नहीं किया जा सकता कि आपने अभी जिन चीज़ों की निशानदेही की, जिस चीज़ का नहीं, मैं बात हमारे असल में मसला क्या है, हमारी कौम का मसला क्या है यासिर भाई? हमारी कौम का मसला ये है कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु, मेरे हमारे लीडर हैं, हमने जो भी तालीमात लेनी है अपने रहनुमा अकबर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेनी है। कौन सी ऐसी चीज़ है कि जो वो इस इंसानियत के लिए, उसकी बेहतरी और भलाई के लिए बता के नहीं गए? हर चीज़ बताइए। और कौन सी ऐसी चीज़ है जो वो बता के नहीं गए कि आपको जिल्लत और रसवाई से आपको कैसे बचना है? रियासत के उमूर, मामलात, सिस्टम, अगर हमारे लोगों की, अब जैसे इमरान खान ने जब ये नारा लगाया ना कि रियासत मदीना, तो एक होप पैदा हो गई, एक उम्मीद, एक ऐसी चीज़ पैदा हो गई कि यार चलो कोई ऐसा लीडर अल्लाह पाक ने भेजा है कि इस कौम की तकदीर बदल जाएगी। और कितनी खूबसूरत बात। मगर रियासत मदीना को कायम करने के लिए किरदार की ज़रूरत है, बहुत खूब फैसलों की ज़रूरत है। अब आप मुझे बताएं कि जब कुरान करीम हमें बताता है कि अब ईमान आपका डेवलप कैसे होता है, बिल्डअप कैसे होता है, जब आप फैसले करते हैं किरदार की बुनियाद पे, आप अमली तौर पे स्ट्रगल करते हैं, कोशिश करते हैं, जब रब को कोशिश नज़र आती है तो वो आपकी मदद करता है, बिल्कुल उसकी मदद आती है। अब जब आपकी मईशत
सूद पे चल रही है। और कुरान करीम में अल्लाह बता रहा है कि अल्लाह पाक फरमा रहे हैं कि मेरे से और मेरे नबी सल्लल्लाहु खुली जंग अलैहि है, वसल्लम में खुली जंग है। तो आप क्या जंग कर सकते हो? आपको फैसले करने मुमकिन पड़ते नहीं, हैं। मुमकिन नहीं। आप फैसले करें, आप देखें फिर अल्लाह की मदद कैसे आती है। तो अल्लाह के काम है। अब मसला ये है कि आपने हेलीकॉप्टर में 1 अरब रुपए इन 3.5 सालों में ट्रैवलिंग की, जो 25 से 30 किलोमीटर का ऐसा ही फासला बनता है प्राइम मिनिस्टर हाउस से जी अब जी, बनी गाला का। भाई आप उधर ही रह लेते यार, वो 1 अरब रुपए बचा कर बच दिखा जाते, देते। बिल्कुल ऐसा ही। आप क्यों जाते थे जब आप उसको अगर यूनिवर्सिटी नहीं बना सके? मेरा ये एक सवाल है कि आम शहरी, आम पाकिस्तानी की हैसियत से, कि वो आप 1 अरब रुपए बचा सकते थे। बिल्कुल। अच्छा, दूसरी बात यह है कि आपके वुज़रा के असासों में हुकूमत में आते ही इजाफा हो गया। अच्छा, बेपनाह अगर इजाफा हुआ। इतनी इनकम हो रही थी तो यार आप अपनी जो मरात लेते हैं मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, यार वो डोनेट कर देते। तर्क करते थे, बिल्कुल ऐसा ही, आप अभी मुझे तक तनख्वाहें बताएं ले कि रहे हैं आप जी। इतना महंगा निज़ाम हुक्मरानी हमारे हुक्मरानों का, जो असल वजह है महंगाई की, असल वजह है करप्शन की, असल वजह है बेरोज़गारी की, जी कि एक आम आदमी देख रहा है ना यार कि वो ये किस तरीके से रियासत के मामला चला रहे हैं। आप गरीब आदमी पे जब दिल करता है आप इतना महंगा पेट्रोल कर देते हैं, और हुक्मरानों के लिए पेट्रोल फ्री है। मैं आता हूँ इस तरफ। ये बड़ी आपने एक अच्छी बात की है, इससे मुकम्मल इत्तेफाक किया जा सकता है, बल्कि शुक्र इत्तेफाक है। करूँगा भी मैं, कि ये जो आपने बात कही कि ये शाहाना हमारे यहाँ जो निज़ाम हुकूमत है ये और राइज गरीब है। मुल्क है गरीब यासिर मुल्क है, भाई, ये बात गरीब याद मुल्क है रखनी और कर्जे में। अब मुझे आप बताएं है, ना, बिल्कुल ऐसा ही मैं है। मेरे ऊपर कर्ज हो, एक इनफरादी हैसियत पे बात करता हूँ, मेरे ऊपर कर्ज हो बिल्कुल और कर्जा लेने वाला मेरे दरवाजे के चक्कर लगा रहा हो, और मैं लैंड क्रूजर में घूम रहा हूँ, बिल्कुल ऐसा ही, आपने बिल्कुल ठीक मिसाल दी। मैं कॉटन के सूट पहन रहा हूँ, मैं महंगा मैं मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल कर रहा हूँ, बिल्कुल ऐसा ही है। मैं होटलिंग कर रहा हूँ, हाँ, मैं ट्रैवलिंग कर रहा हूँ, बिल्कुल ऐसा और ही। मैं जिसको कर्ज देना है और मैं उसको बोल रहा हूँ यार हम तो भाई पैसे नहीं मेरे पैसे नहीं पास, है ठीक है। मेरे पास। अच्छा फयाज, मैंने तो एक ब्रेक की तरफ जाना होगा, जी ब्रेक से बिल्कुल। वापस आते हैं और इस मामले पर मजीद गुफ्तगू की जाएगी कि क्या कुछ हो रहा है, और जो बातें कही गई थी माजी में जिसका हवाला भी यहाँ पर दिया गया है, उस हवाले से हमें मजीद गुफ्तगू करनी है। ब्रेक से वापस आ रहे हैं, आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू हो रही थी कुछ सियासी मामलात के हवाले से, और जो सियासी सूरत हाल है उसके ऊपर गुफ्तगू कर रहे थे। मोअज़्ज़िज़ मेहमान तशरीफ़ फरमाए, फ़याज़ खान साहब, पाक सरज़मीन पार्टी से आपका ताल्लुक़ है। बात कर रहे थे ये अभी जो साबका हुकूमत रही है, ये जो सियासी कल्चर है, इसके ऊपर आप समझ लीजिए कि गुफ्तगू हो रही थी। जी फरमाइए, आपने निशानदेही की एक ख़ास सियासी जमात की, और मौजूद गुफ्तगू रहा कि जो मरूसी सियासत है ये बहुत ज़्यादा मुहलिक साबित हो गई। मौलिक साबित हो गई। और दूसरी बात यासिर भाई, हमारी पार्टी के चेयरमैन सैयद मुस्तफ़ा कमाल भाई मेयर रहे इस कराची शहर के, और उस वक्त कराची पाकिस्तान के 8 तेज़ी से तरक्की करने वाले शहरों में शामिल हो गया। उन्होंने डिलीवर करके दिखाया, उन्होंने काम करके दिखाया। आज जिस साबिक पार्टी से वो आए थे उनके पास भी सैयद मुस्तफ़ा कमाल साहब के काम के अलावा बताने के लिए आवाम को कुछ भी नहीं है। वो वजारतों में भी रहे, गवर्नरशिप भी उनके पास रही, हुकूमतों में भी स्टिल रहे, तो कारकर्दगी के हिसाब से। अच्छा, फिर जिस तरीके से सैयद मुस्तफ़ा कमाल भाई ने इख्तलाफ की बुनियाद पर अपने आप को अलहदा किया, और जिस तरीके से कौमी सतह की पार्टी को तश्कील दिया, और उसमें इस 6 साल के अरसे में वो जद्दोजहद कर रहे हैं, लोगों को जोड़ने की बात कर रहे हैं, फ़िरका वारियत लसानियत के ख़िलाफ़ स्ट्रगल कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। तो मैं अक्सर देखता हूँ उसके बरक्स, क्योंकि अक्सर हमें सोशल मीडिया पे भी जिस तरीके से दूसरी पार्टीज़ के जो लोग हैं और जिस तरीके से वो बातें करते हैं, तो मैं अक्सर ये बात सोच रहा होता हूँ कि यार इमरान खान किस बुनियाद पे लीडर बने? ऐसी क्या उनके अंदर क्वालिटी थी? एक क्रिकेट से उनकी वाबस्तगी थी, पाकिस्तान की कौमी टीम में शामिल हो गए, पाकिस्तान की कौमी टीम में शामिल हो गए। सो
92 में वर्ल्ड कप जीत लिया, पॉपुलर हो गए, बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गए। उस वर्ल्ड कप जीतने की वजह से क्या कश्मीर आज़ाद हो गया, फ़लस्तीन पे जुल्म बंद हो गया, अफगानिस्तान की जंग ख़त्म हो गई, लोग खुशहाल हो गए? वर्ल्ड कप जीतने से खिलाड़ी है ना, जी जी एक खिलाड़ी थे बेसिकली। अच्छा, फिर उस बुनियाद पर वो आए, उन्होंने शौकत खानम की बुनियाद रखी, ज़मीनें उन्होंने नवाज शरीफ से ली, चंदा उन्होंने कौम से लिया। किस बुनियाद पे? वो क्रिकेटर थे, वर्ल्ड कप जीता उन्होंने। तो आज शौकत खानम हॉस्पिटल में गरीब का इलाज नहीं होता, मुझे आज तक कोई गरीब नहीं मिला। अच्छा, आपको मिला हो तो मेरी नॉलेज में इजाफा कर दीजिएगा। और जिन गरीबों का इलाज जिन्होंने बताया भी, तो उन गरीबों बेचारों ने ये भी बताया कि इतना वहाँ का इज्जत नफ्स मजरू करने वाला प्रोसेस है कि हमने बोला कि इस इलाज से कैंसर से मर जाना बेहतर है, इस प्रोसेस को फॉलो करने से कैंसर से। और हर साल वो गरीबों की तस्वीरें लगा के अरबों रुपया वहाँ से भी ले लेते हैं। और यानी कि मैं वो बातें बता रहा हूँ कि जो तहरीके इंसाफ के जो चेयरमैन है वो कहीं तो साबित करे ना कि मैंने जो बोला है वो करके दिखाया। अच्छा, मैं बड़ी माजरत के साथ, मेरी जो राय यहाँ पे थोड़ी सी मुख्तलिफ है। उसकी वजह ये, आपने जैसे अस्पताल का नाम लिया, क्योंकि नहीं, थोड़ी सी मेरी बात गुफ्तगू मुकम्मल नहीं हुई। जी जी, आप जरूर मुकम्मल करें। मैं बस एक यहाँ तरफ पर ये वजाहत चाहता हूँ देखने वालों को। एक तरफ वो इंसान है कि जिसने 3 मार्च को 2016 को जब वो पाकिस्तान में आए और जिस पार्टी के कायद को उन्होंने ललकारा, तो उस टाइम उनके MNAs, MPAs, गवर्नर्स, उनके सेक्टर ऑफिस, उनके यूनिट ऑफिस, और उनकी बात करने पे शहर खुलता था और बात करने पे शहर बंद होता था। और जो पार्टी मशहूर थी बंदों की टारगेट किलिंग में, जो लोग मशहूर थे लोगों को हरासा करने में, उनके खिलाफ आके इस कराची शहर में उनको ललकारा। तो बताने का मकसद ये है कि एक तरफ ऐसे किरदार का आदमी और एक तरफ ऐसे किरदार का आदमी, तो हमारे लोगों को सोचने की ज़रूरत है, गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है कि हम किस बुनियाद पे साथ दे रहे हैं। और इस 6 साल के अरसे में मैं चैलेंज करता हूँ, मुझे फ़ख्र है अपने चेयरमैन सैयद मुस्तफ़ा कमाल भाई पे, कि उनकी एक बात आप अनलॉजिकल बताएं कि उन्होंने अवामी इश्यूज़ पे खुल के बात नहीं की। और कौन सी ऐसी पार्टी है जिस पे उन्होंने, हुकूमती पार्टी जिन पे उन्होंने खुल के तनकीद नहीं की हो, और ना सिर्फ तनकीद की हो, वो एक प्लान दे रहे हैं। वो बता रहे हैं कि भाई कोई सी भी आप ये खिदमत का काम करके आप हमारी सियासत को ख़त्म कर देना, आप बता दें, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। उन्होंने बताया खुल के कि भाई ये 3 काम आप कर लें, आपका मुल्क खड़ा हो जाएगा। ये जो आप तरक्की याफ्ता ममालिक की मिसालें देते हैं, तो उन्होंने किस बुनियाद पर तरक्की की है? उन्होंने ऐसे क्या इकदाम उठाए जो यहाँ पे रहने वाले इंसान, पाकिस्तान में रहने वाले इंसान वो काम कर नहीं सकते? ठीक, आप असल में इस कौम को आपने जो इनकी जहनी सलाहियतें हैं उनको आपने पानी के मसले पे उलझा के रखा हुआ है। उनको बेचारों को आपने लोड शेडिंग के मसलों पे उलझा के रख दिया है। उन बेचारों को आपने गैस नहीं आ रही उस मसलों पे उलझा के रख दिया है। बेरोजगारी के मसलों पे उलझा के रख दिया है। सेहत के हसूल के लिए उनको उलझा के रख दिया है। तालीम के हसूल के लिए उनको उलझा के रख दिया है। तो वो बेहतरीन मुआशरे के लिए क्या किरदार अदा करेंगे? तो मेरा ये, तो वो ये बता रहे हैं कि भाई आप ये काम करें ना, आप टैक्स भी अपनी मर्जी का लेते हैं, आपका जब दिल करता है आप पेट्रोल महंगा कर देते हैं, आपका जब दिल करता है आप कोई नया टैक्स लगा देते हैं। तो भाई किरदार वाले लीडर की ज़रूरत है, और ऐसे लीडर की ज़रूरत है कि जो आपको बता रहा है कि इस मुश्किल से निकला कैसे जा सकता है। आप सियासी जमातों को ज़रूरत है कि किरदार साजी के ऊपर काम करें, जो सबसे पहली शर्त होनी चाहिए। हमारे यहाँ यासिर भाई माजरत के साथ शख्सियत, एक तो होती है ना बुत परस्ती, जी जी, एक होती है शख्सियत परस्ती। हमारे यहाँ जो शख्सियत परस्ती वाला शिर्क है ना, वो आजकल सर चढ़ के बोल रहा है। लोगों की उम्मीदें, अब बाहर क्या होता है इखलाकी तौर पे, अब मरी का सानिया हुआ, कितनी जानों का ज़िया हुआ, क्या इकदाम किए हमारी हुकूमत ने, इसके अलावा कितने मसाइल हुए। अभी कराची आप देखें हालिया दिनों में जो दहशतगर्दी के 2-3 वाक़यात हुए हैं, सदर में, बोल्डन मार्केट में, कितने वज़ीरों ने इस्तीफ़े दिए अपनी नाअहली की वजह से। अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर आए हुए हैं, उनके ऊपर केसेस थे, किस बुनियाद पे उन्होंने हलफ लिया?
तो ये सियासी नौयत के मुकदमात तो हर दौर में बनते यासिर आए भाई हैं। अब सवाल ये पैदा होता अब लग गया ना है, इल्जाम, या तो फिर आप अगर मुकदमात बन रहे हैं तो फिर जो मुकदमात नहीं तो बनाने इतनी वाले इदारे हैं। की जुर्रत कौन करेगा? नहीं मुझे एक मेरी बात नहीं तो बताइए यासिर ना, भाई ये ये तकाजा सोचना तो है पड़ेगा, वक्त का। ये सोचना। तो चाहने वाले जो हैं उनको सोचना पड़ेगा यासिर ना कि भाई वो जो उनकी गलतियां हैं वो उसके ऊपर सवाल नहीं कर रहा है। मैं यही तो आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि जो सियासी वर्कर है ना वो सवाल नहीं कर सकता। यहाँ पर अपने लीडर के दिफा में इस हद तक चले जाते हैं कि दो ऐसे उन्होंने किरदार मीडिया के सामने छोड़े हुए थे जो इंतहाई बदजबान, बद तहजीब, और मैं उनके लिए और मजीद इससे ज्यादा और कुछ नहीं कह सकता, कि वो जो हर वक्त सुबह से लेकर शाम तक मीडिया पे बैठ के सिर्फ मीडिया मैं को नाम ले कोसते लेता रहते थे। शहबाज गिल और फवाद चौधरी। मैं तो खैर अच्छा नाम मैंने भूल मैं चुका हूं लूंगा, ऐसे मैं गैर तो जरूरी मैं लोगों तो का। नाम ले रहा जी हूँ ना, आप क्योंकि हमारा तो काम ही सुबह से शाम तक ऐसे दिमाग के अच्छा। लोगों को जो इमरान खान दिखा रहे थे उनको फेस करना है, उनसे बात करना है, उनकी काउंसलिंग करना है। अच्छा एक और बात यासिर भाई, वो ये है कि देखें, प्राइम मिनिस्टर का अभी जो आया, जो कराची वो आए, तो हम ये समझ रहे थे कि वो कराची आके शायद कराची की आवाम से माजरत करेंगे, हाँ, ये तो अभी कि बात सही है कि तो हम कि भी यही सोच रहे थे कि कोई वो ऐसी बात माजरत करेंगे। करेंगे कि भाई मैं बहुत उलझ गया था, मामलात बेहतर नहीं थे। मगर उन्होंने कराची आके दो बातें की, एक फरा गोगी बेकसूर है और एक मेरा तोहफा मेरी मर्जी। ऐसे ही। आप आप अंदाज़ा लगाए ना, बाकूफ। आप अंदाज़ा लगाए। मैं बात ऐसे हमारे दोस्तों में बातें चल रही थी तो मैंने बोला यार अगर मैं तुम्हें कोई गिफ्ट दूं, तो वो भी इत्तेफाक से पीटीआई में थे, तो मैंने बोला मैं अगर आपको कोई गिफ्ट दूं तो आप क्या करोगे? आप एक आम आदमी हो, बिल्कुल ऐसा ही। मिडिल क्लास। बोला यार मैं संभाल के रखूंगा संभाल उसको। के रखूंगा। मैंने बोला यार जो रियासत की वजह से रियासत के हुक्मरान को गिफ्ट मिले और वो 2 करोड़ की चीज़ के 10 लाख दे और वो चीज़ बार 2 करोड़ रुपए में जाके बेच दे, तो मैंने बोला क्या मैसेज जाएगा जिस जिस रियासत ने आपको वो तोहफा दिया है, जी, उस रियासत जी। के हुक्मरान को, वो क्या समझेगा? बिल्कुल ऐसा तो ही। मैंने बोला जब आप जैसा आदमी बोल रहा है कि मैं उसको संभाल के रखूंगा, भाई आप पहन लेते। तो फिर बोल रहा है इमरान खान ने किया तो सही किया। अब अंदाजा कीजिए आप, बताएं। जिस दिन हमारे लोगों की ये चीज नहीं बदलेगी, मुआशरा बेहतरी की तरफ नहीं आ सकता। अंधी तकलीद, भाई आप करें हमायत अपने अच्छा, लीडर ये की, मगर आप इख्तिलाफ किसी मैं भी अक्सर करता हूँ। मैं जब जो आर्टिकल वगैरह लिखता हूँ तो उसमें इस चीज़ की निशानदेही करता हूँ कि जो अंधी तकलीद है, ये जो अपने सियासी रहनुमा को सबसे ज़्यादा मोतबर और सबसे ज़्यादा पाक और साफ जानना, जब ये हम छोड़ देंगे तब जाकर मामला शायद बेहतर होंगे। अभी जैसे सियासी शऊर की पिछले दिनों बात हो रही थी कि लोगों में सियासी शऊर आ गया, तो मेरा ख्याल है ऐसी कोई बात नहीं है। लोग बेजा और गैर ज़रूरी तौर पर जो है वो इन तमाम चीज़ों का दिफा भी कर रहे हैं। और अंधी तकलीद, आपने बिल्कुल सही कहा कि हो रही है। शख्सियत परस्ती में हमने सारी हदें जो है वो पार कर दी हैं। हमने जिसका भी आपने तस्करा किया, मैं नहीं उस चीज़ का तस्करा करूँगा, ये उस हद तक जा पहुँचे हैं। अब मसला ये कि अगर सियासी शऊर होता तो मैं ये समझता कि अगर वो सवाल करते कि यहाँ पे जो उनके फॉलोअर्स हैं, जब वो यहाँ पर आते तो वो आवाज़ लगाते कि आप बताइए आपने शहर के लिए क्या किया। जब आप यहाँ से मुंतखब होकर गए, आपने सदर को यहाँ से मुंतखब करवा कर भेजा, वफाकी वज़रा थे, वो आकर आज तारीख था किसी भी जलसे में जाएंगे ना अपनी कभी किसी कारकर्दगी की, ना उनके फेलोअर की क्या वजूहत थी, इसके ऊपर कभी उन्होंने बात की है। अभी हैरानकुन बात यह है कि अभी मैं देख रहा था उनका एक अपना चैनल भी है जो उनको पार्टी का ही मैं चैनल है, नाम तो उसका कुछ भी हो लेकिन वो है उनके नहीं, नाम बताने के लोग जानते हैं अच्छे से। तो वो उनके दिफा में सुबह से लेकर शाम तक प्रोग्राम कर रहा है और वो बता रहे हैं कि जनाब ये 10 दिन में जो महंगाई है ये सारी जिम्मेदारी इस हुकूमत के ऊपर। तो ये जो पिछली हुकूमत कर गए हैं, क्या सूरत हाल छोड़ कर गए, असल में लोगों को पता नहीं है कि क्या कुछ होता रहा। मीडिया का इतना बड़ा रोल है इस मुआशरे में। मैं तो बोल रहा हूँ कि अगर आज हालात इस रुसवाई की तरफ जा रहे हैं मुल्क के, तो उसमें मेरे नज़दीक में माजरत चाहूँगा आपसे भी, उसमें मीडिया का बहुत बड़ा किरदार है। ठीक है। जब मीडिया अपनी आई पे आता है ना तो ज़ैनब को इंसाफ मिल जाता है जी। जब मीडिया अपनी आई पे आता है ना तो शाहरुख जतोई जैसे 62 लोग जेलों की सलाखों के अंदर होते हैं। जी। तो जब मीडिया हकीकी मायनों में आवाम के मसाइल को एक तरफ रख के सिर्फ उन लोगों पर ही फोकस कर लेगा कि जिनका ये बिजनेस है, तो फिर आवाम को सफ़र करना पड़ेगा। अब देखें फयाज हुआ क्या है, देखें हम भी तो इर्तिकाई मराहिल के अंदर है ना, बहुत सारी चीज़ें हमारी भी ठीक हो रही हैं। अब इसमें बड़ी बदकिस्मती ये है कि मैं तो बड़े खुलकर इस चीज़ का इजहार करता हूँ कि अब जिनका काम
सहाफ़त से कोई लेना देना नहीं था जब वो चैनल्स बनाने के लिए आए। अब वो पीछे साद रफ़ीक एक माजी में इस तरह की बात कर चुके हैं, बड़ी सख्त बात थी, गैर मुनासिब लगती है, लेकिन बात बिल्कुल सही थी कि ऐसे ऐसे लोग मीडिया इंडस्ट्री के अंदर आए कि किसी का सोने का काम, किसी का प्लाट बेचने का काम या कुछ, अब वो मीडिया चैनल के मालिकान बन गए तो फिर वो जो चाहें करें, फिर उनको सरकारी एजाज़ात से नवाजा जा रहा है। पीछे उनके भी केसेस हैं, ये भी मैं आपको बता दूं। लेकिन ये सिलसिला तो अब है ना, जब ऐसे लोग होंगे, मेच्योर लोग और ऐसे जिनका इस प्रोफेशन से ताल्लुक नहीं होगा, तो फिर नतीजा यही निकलेगा कि वो सियासी जमात की एक वो तर्जुमान बनकर फिर जो है वो सामने यासिर भाई देखें, बात इससे ये हमारे लोगों मैं को और वही बोल सहाफत रहा को हूँ बहुत ना ज़्यादा कि नुकसान जब होगा। अहल लोग नहीं आएंगे, हम जद्दोजहद क्यों कर रहे हैं? पाक सरजमीन पार्टी इसी चीज़ की तो जद्दोजहद कर रही है। अब मुझे बताएं, इस कराची शहर में मैं एक कारोबारी आदमी हूँ, क्या और पार्टियां नहीं है? पीपल्स पार्टी नहीं ज्वाइन कर सकते थे, नून लीग नहीं ज्वाइन कर सकते थे, पीटीआई में नहीं जा सकते थे? बिल्कुल ठीक है। या मैं 6 साल से जो इस पार्टी का हिस्सा हूँ वो सिर्फ इसलिए हूँ। आप क्यों इस पार्टी का हिस्सा बने, चलें ये बता दीजिए। भाई मैं इस पार्टी का हिस्सा कि जब मैं एक इंसान को देख रहा हूँ कि वो टीवी पे आके 3 मार्च को अपनी जान, औलाद, माल की को दाव पे लगा के और वो सच बोल रहा है, वो खुल के इख्तलाफ कर रहा है उन लोगों से कि जो ताकत में, जिनका माजी आप देख लें, और वो क्या बात कर रहा है कि भाई हमारे मुल्क का असल मसला लसानियत और फिरका वारियत है जी। और लोगों को जिस तरीके से मुसलमान को मुसलमान से लड़ाया जा रहा है उसके खिलाफ काम करना है। तो मैं क्यों ना उस बंदे को सपोर्ट करूं कि कल को हशर के दिन, क़यामत के दिन अल्लाह बोलेगा कि मैंने एक बंदा भेजा था, तो तुम उसके ईमान पे शक करते रहे, तुम उसकी हदायत पे शक करते रहे। हदायत किसके इख्तियार में भाई? अल्लाह के इख्तियार में। अगर मेरी नीयत अल्लाह की रजा के लिए है तो बहुत खूब, वो मेरे लिए इबादत है पाक सरजमीन पार्टी को ज्वाइन लेकिन करना। अब ये बताइए ना कि जो और सियासी अगर कल्चर है, मैं आता हूँ, बड़े अब सख्त बात है, लेकिन ये जो सियासी कल्चर है, जो सियासी माहौल है ना, जिसमें मांगे तांगे की सियासत होती है, जहाँ पर पैसा चलता है, ये वो बातें हैं जो लोग इससे बखूबी वाकिफ़ हैं। जो कुछ होता है जोड़ तोड़ के लिए, जो कुछ हो रहा है वो भी सबके सामने है। अब ऐसी सियासी माहौल के अंदर इसी में रहते हुए कैसे जगह बनाएंगे, ये भी तो मैं बताइए। 1400 साल पीछे लेकर जाऊंगा ठीक है, जवाब को आपको ठीक है। देने के लिए। भाई इस टाइम वो हालात नहीं है कि लोग अपनी बेटियों को जिंदा कब्र में दरगो कर रहे हैं। इस टाइम जैसा भी है, लोग कलमा पढ़ते हैं, अल्लाह पे ईमान रखते हैं, वो उनका एक अल्लाह और उनका मामला है कि वो नमाज के मामलात उनके कैसे हैं, ज़कात के कैसे हैं, वो अल्लाह ने उनसे पूछना है। मगर उनका इस बात पे इकरार है कि अल्लाह एक है और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल हैं, और उनके साथ उनकी मोहब्बत का वालिहाना जज्बा, तो उनसे बात हो सकती है। ये चीज़ नहीं है कि आपके पास वसाइल नहीं है, आपके पास एक स्ट्रगल है, कोशिश करनी कौन करेगा? अगर हर बंदा यही सोच के घर बैठ जाए कि यार मेरे पास तो वसाइल नहीं है, मेरे पास तो हुकूमत नहीं है, तो भाई हम यही काम कर रहे हैं ना। ठीक है। हमारे पास बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आई थी 2018 में भी, जिस तरीके से हमें इलेक्शन हराया गया। अब अपॉर्चुनिटी किस हवाले से आई थी? अपॉर्चुनिटी जिस तरीके से वफद आया कि कौन सी ऐसी पार्टी जो सुबह से शाम तक सैयद मुस्तफ़ा कमाल भाई को मैसेज नहीं करती कि आप आ जाएं, आप हमारे साथ जम हो जाएं। इसको अपॉर्चुनिटी आप नहीं, लोग आम सियासी पार्टियों के लिए तो जिस तरीके से लोग सेल करते हैं, जिस तरीके से आप एमक्यूएम पाकिस्तान को देख लें कि वो हर कोई मौका उन्होंने आज तक हाथ से जाने दिया है अपने आप को बेचने का। क्या बाजारी जगह, लेकिन मैं एक सवाल करता हूं बता रहा हूं ना कि सवाल ये किया, आप ओहदे क्यों लेते हैं, आप मराद क्यों लेते हैं? सुनिए, देखिए ये बाकी जितनी सियासी जमातें सियासत कर रही हैं, मुझसे भी एक दफा कुछ रोज पहले किसी ने सवाल किया कि वो जी एमक्यूएम ने ऐसा क्यों किया। तो सवाल ये कि अगर एमक्यूएम ने ऐसा किया तो बाकी जमातें आपके ख्याल में क्या मस्जिद का पेशमाम बनने के लिए कोशिश कर रही हैं, जद्दोजहद उसके लिए? नहीं, इसका जवाब ये कि वो भी मराद के लिए, वो भी पोजीशंस के लिए काम कर रहे हैं। यासिर भाई हम क्या बोल रहे हैं, हमारा क्या मौक़िफ़ है? देखिए मेरी बात सुने, कराची और मैं यही तो आपसे सवाल कर रहा हूँ, तो ये कुल सियासी निज़ाम यही है। कराची एक ऐसा शहर है कि ये पूरे पाकिस्तान की नुमाइंदगी करता है। बेशक यहाँ अगर कोई ऐसी लीडरशिप डेवलप अल्लाह रब्बुल आलमीन करवा देते हैं तो ये आपको पूरे पाकिस्तान में उसका असर मिलेगा। अब जैसे कहीं भी हुकूमत बनानी होती है ना, तो कराची ही उसमें फैसला। अच्छा चले फैज, अब वक्त में ज़रा ये बताइए कि आगे अगर आपको मौका मिलता है, अब ये 2/3 अक्सरियत के साथ, तो ये दीवाने का ख्वाब साबित होगा अगर कोई पार्टी ये समझती है कि 2/3 अक्सरियत से पोजीशन वो ले लेगी और असम्बली में वो बना लेगी। ऐसा नहीं होगा, एक मखलूत हुकूमत बनती है। मुस्तफ़ा कमाल साहब के पास यही चंद लोग या पार्टीज़ रह जाती हैं
किसका इंतखाब करेंगे? क्योंकि इंतखाब तो करना है बहरहाल। अगर आप ये कहते हैं कि इंतखाब नहीं करेंगे तो फिर वो जो मकसद है वो हासिल नहीं होगा। वो कौन लोग होंगे? मुस्तफ़ा कमाल भाई ने एक दफ़ा भी नहीं बोला कि हम लोग सीटें जीतने के बाद कहीं गारों में पनाह ले लेंगे और इस प्रोसेस का नहीं, ये हिस्सा तो नहीं खैर बनेंगे। कोई भी नहीं, मैं एक बात कर रहा हूँ आपसे बताने के लिए। उन्होंने बताया कि भाई हम कोई मराद नहीं लेंगे, कोई वजारतों की डिमांड नहीं करेंगे, फिर कोई काम कैसे गवर्नरशिप की। करेंगे? हम बता रहे हैं ना, आप बताइए। उसका जवाब दे रहा हूँ। मुस्तफ़ा भाई ने बोला हम आइन में ऐसी तरामीम की शराइत रखेंगे जिसका बराह रास्त फ़ायदा आवाम को पहुँचेगा और वो नज़र आएगा। मिसाल के तौर पे कि मुस्तफ़ा कमाल भाई ने बोला कि आइन के अंदर हम लोकल बल्दियाती निज़ाम को इतना स्ट्रॉन्ग करेंगे, ठीक है, यानी सूबाई असम्बलियों से और कौमी असम्बली से, कि सेंसस की बुनियाद पे एक आम आदमी बाइख्तियार होगा। अच्छा, दूसरी बात यह है कि आइन में उन इदारों का भी माफ कीजिएगा, एक चीज जुमला और इसमें डाल देता हूँ। जो सेंसस है ना, मर्दमशुमारी जिसको कहा जाता है, उसके लिए कंसेंसस का होना बहुत जरूरी है। वो नहीं है असल में। वो कैसे पैदा करेंगे? करेंगे? तो मसला है कि देखें, पीटीआई को मैंडेट दिया, एमक्यूएम को जो हम बाजारी पार्टी कहते हैं वो बिला वजह नहीं कहते। एक होता है ना कि बिला वजह आप किसी पे तनकीद कर रहे हैं, क्यों इतना सख्त स्टांस है? उन्होंने जो कराची के हवाले तो से पाकिस्तान में किसने नहीं किया ये? नहीं यार, तो किसने नहीं किया, मगर जो हम कराची में रह रहे हैं ना, तो जो चीज दिखेगी तो वो उसको पॉइंट आउट भी तो हमने ही करना है ना। नहीं तो क्या इसका मतलब है पूरा मुआशरा? नहीं तो सबके बारे में आप मेरी बात सुने। और पीपल्स पार्टी के एक जमाने से हरीफ रही हैं। भाई यासिर भाई, आप मेरी बात सुने। आप मैं ज्यादा वो उस पर देखें, 6 साल का अरसा है। आप हमारे चेयरमैन साहब की 6 साल की पूरी रिपोर्ट निकाल के देख लें कि उन्होंने कौन सी ऐसी पार्टी है जिस पे उन्होंने तनकीद नहीं की। उनका जब सेंसस का मसला आया, जब ये एंडोर्स कर रहे थे काबीना में बैठे हुए एमक्यूएम, तो वहाँ पे इख्तलाफी नोट क्यों लिखा? वहाँ से उसका बाइकआउट क्यों नहीं किया? वहाँ से उठ के चले क्यों नहीं गए? तो उनके सामने उनकी मौजूदगी में हुआ ना। अच्छा, सबसे पहले तो फिर अब वही वाली बात है ना, सबसे पहले ये आवाज फिर मुस्तरद भी किया ना, लोगों ने मुस्तरद किया वोट के जरिए। वही बात है ना कि इसका हल यही है कि आपको इस निज़ाम के अंदर रहते हुए ही ऐसी कानून साजी करनी पड़ेगी जिसका फ़ायदा बराह रास्त आवाम को। इस पूरे जमहूरियत में 14 साल की जो जमहूरियत आई है अभी तक, जो हमने देखी है, तो उसमें ऐसी कोई कानून साजी नहीं हुई जिसका फायदा नहीं, वो कर नहीं सकते। मैंने इसीलिए कहा कि जो सियासी निजाम है ना, जो राइज निजाम है, क्योंकि अशराफिया का मुल्क है। ये सारी बात अशराफिया का मुल्क है, अमीरों का, यानी कि जो बड़े सरमायादार लोग हैं वो आपकी असेंबलियों में बैठे हुए हैं। और हम तवक्को कर रहे थे कि ये जो हुकूमत गई है, जिसने बड़े दावे किए थे बुलंद बांग कि शायद वो इस कल्चर को तब्दील करेंगे, लेकिन उन्होंने उनसे भी ज्यादा मायूस किया। अच्छा जी, एमसीआर से कॉल आ गई है जी। प्रोग्राम में जो हमारा सेगमेंट है ना, उसका वक्त खत्म हो गया है। जो हमारा दूसरा सेगमेंट है उसकी तरफ हमें जाना होगा। फैज़, मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ, आपने वक्त दिया, बड़ी अच्छी गुफ्तगू की है और सियासी मामलात के ऊपर बात हो रही थी। ब्रेक की तरफ जाना होगा। ब्रेक के बाद जो हमारे स्केड्यूल गेस्ट हैं यहाँ मौजूद होंगे। आपकी सेहत के हवाले से जो दूसरा सेगमेंट है वो बराह रास्त जारी रहेगा। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची।